व्यक्ति वर्तमान समय में रियल लाइफ में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया है कि वो रियल लाइफ से कोसों दूर है। आप देखेंगे कि कोई युवा जो है वो घंटों स्क्रॉल करते रहता है अपने मोबाइल पे, और जब उससे पूछिए कि क्या है, आपने क्या देखा, क्या समझा या आपको क्या मिला, शायद उनके पास जवाब देने को कुछ भी नहीं होता है। तो बात ये होती है कि जो 2 जीबी जिनके दिमाग में ये बातें आ गई है कि 24 घंटे के अंदर मुझे अपना 2 जीबी डेटा ख़त्म कर देना है, वो चाहे जिस भी माध्यम से हो। तो मुझे ये लगता है कि आपका ये कहीं न कहीं वैचारिक रूप से पतन हो रहा है। आप आँख का प्रयोग तो कर रहे हैं, कान का प्रयोग तो कर रहे हैं, पर आप एक ऐसे जंगल में गुम हो गए हैं, जिसमें कोई रास्ता नहीं है, जिसमें कोई पहले नहीं चला है। हर व्यक्ति आपको थोड़ा दूर चलते हैं, 2 मीटर चलते हैं, 4 मीटर चलते हैं, फिर लगता है कि यार ये रास्ता है, फिर बैक हो जाते हैं। और जब आप 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे बाद आप देखते हैं कि मैंने कितनी यात्रा सफ़र किया है, कितनी मेरी यात्रा पूरा हुआ, तो आप देखेंगे कि मैं वहीं के वहीं खड़ा हूँ। मैं भी कोई बहुत ज़्यादा जब पुस्तकें पढ़ता हूँ, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन मुझे जो पहली बार अनुभव हुआ वो 2022 में हुआ। कि 2022 में मैं जब रायपुर गया और रायपुर में एक व्यक्ति 80 साल के व्यक्ति से मेरी मुलाकात होती है, पद्म भूषण राम बहादुर राय के कहने पर कि जाइए आप उनसे मिलिए। और मिलने के बाद जब वो व्यक्ति, जैसे ही मैं गया और उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि कैसे आए हो, कहाँ से आए हो, उन्होंने पहला सवाल ये कहा कि अपराध में और गैर कानूनी में क्या अंतर है। तो मैं ठिठक गया, बोला अपराध और गैर कानूनी चीज़ें तो एक ही होती हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया, मैं प्रभावित हुआ। उसके बाद कुछ दिनों के बाद और मैं उनको समझते रहा, तो एक यात्रा शुरू हो गई। उस यात्रा के सहयात्री हमारे सामने जो थे वो बजरंगलाल अग्रवाल थे, 80 साल का उम्र है। और जब मैंने उनके साथ जब रहने लगा, तो मैंने देखा कि वो अपने में एक संपदा है, एक खान है ज्ञान का, विचार का। उनका एक समृद्ध इतिहास है, ऐसा इतिहास जो रामानुजगंज के छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज के जंगल से शुरू होता है और वो दिल्ली के विधानसभा तक पहुंचता है। उसकी बड़ी लंबी यात्रा है, बड़ी कहानी है कि वो उस व्यक्ति की छटपटाहट कैसे जंगल से दिल्ली के कंक्रीट के जंगल में आकर के सिमट जाता है, वो मैंने दिया। और मैं अपने आप को थैंक गॉड कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत इस मामले में मानता हूँ कि मैंने उनका 198 घंटा, मतलब 200 घंटे से मात्र 2 कम, मैंने उनके साथ रिकॉर्डिंग पर बात की। 200 घंटे के लगभग कह सकते हैं, 200 घंटे। और उन्होंने अपने जीवन का एक-एक पार्ट खोला। आश्चर्य की बात यह है कि मैं भी प्रतिदिन घंटे, 1.5 घंटे उनके पास बैठा करता था। बात ये होती है कि 1-1.5 घंटे क्यों बैठा कोई आदमी? एक 30 साल का युवा, 32 साल का, एक 80 साल के युवा के पास, एक 80 साल के बुजुर्ग के पास क्यों जा रहा है? वो मेरे अभी तक के जितने भी विचार थे, जैसा मैं जीता था, या तो धूर्ततापन में जीता था, चालाकी में जीता था या मूर्खता में जीता था। जीवन में पहली बार उन्होंने मुझे बताया कि इन दोनों के बीच एक यात्रा करनी चाहिए, वो है समझदारी का। हम समझदार कैसे बने? अगर आप समझदार बनेंगे तो परिवार बचाएंगे तो समाज काम आएगा, और समाज जब मजबूत होता है तो देश मजबूत हो जाता है। इन सब चीज़ों को उन्होंने बताया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध गांधीवादी हुए ठाकुरदास बंग, धर्मपाल जी, ये सब वर्धा के गांधी आश्रम के लोग थे। तो ठाकुरदास बंग के वो सहयात्री थे। मैं तो उनको सहयात्री नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे तो वो, जैसे कहते हैं ना कि किसी ने खेत में धान को, बीज को फेंका, किसी ने उसको उपजाया, किसी ने काटा, किसी ने उसको साफ किया, हम सिर्फ चावल खाए। हमें फूड प्रोसेसिंग के पूरे मामले में सिर्फ मेरे हिस्से में चावल आया। तो ये चावल मैं चाहता हूँ कि समाज के बीच जाए, लोग के बीच जाए। आप ठीक है, आप मनोरंजन करिए, लोगों के बीच जाइए। कला का भी, सरस्वती के एक हाथ में सितार है, वीणा है, तो एक हाथ में पुस्तक भी है। अगर वीणा की ज़रूरत है तो पुस्तक की भी ज़रूरत है।
तो मैं अपने सारे दर्शकों से यह अनुरोध करूंगा कि पुस्तक की ओर लौटना ही पड़ेगा, लौटिए। ज़रूरत है देश को, समाज को, खुद के लिए भी। नहीं तो आप धीरे धीरे मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे और उसका लक्षण आपके व्यवहार में दिखना शुरू हो जाएगा। हम बात करते हैं बजरंग मुनि जी के। बजरंग मुनि जी का जन्म 25 दिसंबर 1939 को रामानुजगंज में हुआ था। वो मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले थे, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए वो धीरे इधर उधर घूमते घूमते वो रामानुजगंज छत्तीसगढ़ में चले गए। वो तब का छत्तीसगढ़ जब वो मध्य प्रदेश के साथ हुआ करता था, वो उस समय का मध्य प्रदेश था, विभाजित मध्य प्रदेश। 13 साल की उम्र में उन्होंने बहुत प्रयोग किया। मतलब जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसे पहलू नहीं है कि जिसमें उन्होंने काम नहीं किया। मैंने एक बार पूछा कि बाबा, मैं कहता था, हमने कहा बाबा इतना समय कैसे आपको मिला? उन्होंने कहा कि मैं 2 ही काम किया, एक पेट पले इसके लिए कर्म किया और दूसरा मैंने विचार किया। मैंने कभी न घर देखा न परिवार देखा, परिवार के दायित्वों को पूरा किया, पर मैंने उस परिवार को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं थे। पेट भर गया, बात खत्म। उसके बाद मैं सोचते रहा। कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ कि वो व्यक्ति राजनीति से शुरुआत करते हैं कि हम राजनीति से देश को बदलेंगे, और 1-2 साल नहीं, बल्कि उन्होंने अपने जीवन के 25 से 30 साल सक्रिय राजनीति में दिया। राज्यसभा की सदस्यता ठुकरा दी, मंत्री विधायक का पद ठुकरा दिया, कहीं भी नहीं। और कई मंत्री विधायक आज उनके बनाए हुए यहाँ मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा की शोभा बढ़ा रहे हैं, मतलब देश की संसद की भी शोभा बढ़ा रहे हैं, चाहे वह उच्च सदन हो या निम्न सदन हो, जिसको आप उच्च राज्यसभा लोकसभा के रूप में जानते हैं। जब उन्हें ये लगा कि हम अब राजनीति के बहाने हम अपने जीवन को तो सुधार सकते हैं, पर व्यक्ति कुछ नहीं सुधरेगा, व्यक्ति के जीवन में कोई सुधार नहीं आने वाला है। बड़े पैमाने पर वही समस्याएं उनके बीच रह जाएंगी जिस समस्या की शुरुआत में वो चले थे। बात आगे बढ़ती है, वो छोड़ देते हैं राजनीति, सक्रिय राजनीति से अपने संन्यास लेते हैं। फिर देखते हैं कि समस्या कहाँ है और समाधान कहाँ है। सबसे अच्छी बात बजरंग मुनि जी का ये रहा कि पूरे जीवन उन्होंने समस्या को खोजा, न सिर्फ समस्या को खोजा बल्कि उसके साथ समाधान को खोजा। समस्या तो लोग ये कह देते हैं, मैं भी कहता हूँ दिन में, ये सड़क बहुत टूटी हुई है, नाली बह रहा है, ये है वो है। समस्या का समाधान क्या है? समाधान कोई बताने को तैयार नहीं है। तो बजरंग मुनि जी ने कहा कि समस्या बतानी बड़ी बात नहीं है, समाधान बताइए। और ये उन्होंने सारी समस्याओं का सारा समाधान बताया। अब तक राजनीति छोड़ा, संविधान में लगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1984 से लेकर 1999 तक वो सिर्फ संविधान पढ़े, सिर्फ संविधान। और उन्होंने पाया कि मूल समस्याओं का जो जड़ है वो भारत का संविधान है। कैसे? इसकी एक अलग कहानी है जो मैं किसी अगले एपिसोड में आपके साथ साझा करूंगा, जब संविधान की बात आएगी। और जब वो खोज कर लेते हैं तो 2001 में दिल्ली आते हैं। अब यहाँ से यात्रा बड़ी दिलचस्प होने वाली है कि अरविंद केजरीवाल, जिसे आज पूरा मतलब लोग जानते थे, आप अरविंद केजरीवाल के कई पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं जिसमें वो लोक स्वराज की बात करते हैं, लोकपाल की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जनता मालिक है, तंत्र जो है वो मैनेजर है। तंत्र सिस्टम, सरकार, गवर्नमेंट, कुछ भी कह लीजिए, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सारे के सारे जो तत्व हैं वो क्या है? वो मैनेजर हैं, मालिक तो जनता है। ये अरविंद केजरीवाल कहा करते थे। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने किन्हीं के कहने पर, राम बहादुर राय जी के कहने पर, अरविंद केजरीवाल एक बार उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं राजनीति में जाना चाहता हूं, मैं देश सुधारना चाहता हूं। तो राम बहादुर राय जी उनको कहते हैं कि ऐसा करिए कि आप रामानुजगंज चले जाइए। रामानुजगंज में उनकी मुलाकात बजरंग मुनि जी से होती है। बजरंग मुनि जी ने पहली शर्त रखा कि हम आपको सब बताएंगे, लेकिन आपको सारी बातें ज़मीन पर बैठ के सीखनी होगी। दोनों तैयार थे। मनीष सिसोदिया भी गए थे और भी उनके साथ जो 4-5 लोगों का एनजीओ का उस समय जो ग्रुप था वो सब लोग गए। और वहाँ वो 6 महीना और बीच बीच में आते जाते रहते थे। उन्होंने लोक स्वराज को समझा, लोक स्वराज को पढ़ा
और लोक स्वराज को इम्प्लीमेंट करने का उन्होंने वादा किया कि मैं पूरे देश में लोक स्वराज की जन जागरण करूंगा और लोक स्वराज लाने का प्रयास करूंगा। बजरंग मुनि जी इस आशा से कि वो लोक स्वराज आएंगे, उनके साथ ही दिल्ली आए, उनके साथ कदम से कदम मिलाए और ये कहने पर कि आप नेतृत्व करिए, उन्होंने कहा कि मैं नेतृत्व नहीं करूंगा, किसी गांधीवादी को पकड़िए। बाद में उन्होंने एक गांधीवादी के रूप में अन्ना हजारे को पकड़ा और अन्ना हजारे को लेकर के उन्होंने जो क्या किया इससे पूरा देश अवगत है। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल ने लोक स्वराज लाया क्यों नहीं? तो सवाल सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि लोक स्वराज में आप कुछ नहीं रह जाते हैं, जो होते हैं जनता होते हैं, आप जनता का मैनेजर होते हैं, मालिक हमेशा वो होता है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि बजरंग मुनि क्या है, मतलब किस तरह के, मतलब किस मीठी पानी खाद से उनके जीवन चला। तो आज भी आप देखेंगे कि वो एक हाफ पैंट पहनते हैं, एक कुर्ता पहनते हैं हाफ, और इतने साधारण कि अभी भी 87 साल की उम्र में भी आप उनको बुलाइए, अगर वो अस्वस्थ नहीं है तो आपके यहाँ अपने खर्चे पे चले जाएंगे और दिन नहीं महीना नहीं, अगर उन्हें ज़रूरत लग गया तो आपके यहाँ सालों बैठ करके आपको लोक स्वराज समझाते रहते हैं, समझाने की कोशिश करेंगे। मुझ जैसे बच्चे का जिसका ना आगे कोई विरासत है न पीछे कोई विरासत है, उन्होंने 200 घंटे दे करके मुझे लोक स्वराज समझाया, बताया लोक स्वराज ही क्यों। गांधी लोक स्वराज के पक्षधर थे। पूरे देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे सबने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और गांधी जो थे वो समाज की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। ये बातें बहुत मतलब इतना गुड है, इतना मतलब रहस्यमय नहीं कहेंगे इसे, बस मैं इसे गुड इसलिए कह रहा हूँ कि कोई बताए, जो बताएगा आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, सब साफ हो जाएगा, और आप देखेंगे कि हम इस लोकतंत्र में ठगे हुए हैं। हम इतने ठगे हुए हैं, हमारे दिमाग को इतना ज़्यादा मतलब चारों तरफ से दीवार खड़ा कर दिया गया है, हम कुछ भी सोच समझ नहीं सकते हैं। सोचना समझना है तो बजरंग मुनि को आपको पढ़ना होगा। आप रील घंटों जो देख रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति जिसको ये भी न पता होता है कि इस देश के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, उसके रील आप देखते हैं और घंटों देखते हैं। और एक व्यक्ति जिसने पूरे सिस्टम को बाई पैरेलल एक खड़ा करने का उनके पास, उन्होंने संविधान तक बना दिया, लोक स्वराज का संविधान, और उन्होंने कैसे कैसे परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका किस सिस्टम से कैसे काम करेगी, सारा समस्याओं का समाधान। सामाजिक जीवन में आप कैसे सफल होंगे, व्यापार में कैसे सफल होंगे, वैसी सफलता की गारंटी नहीं जैसी सफलता की गारंटी आजकल यूट्यूबर लोग देते हैं कि बस 2 घंटे में, 2 मिनट में, सुबह जगिए शाम जगिए, ये टोना टोटका करिए, कुछ नहीं, वो व्यवहारिक कहते हैं। आपको कमाल की बात मैं बता दूं कि वो कहते हैं कि गर्व से कहो हम 2 नंबर हैं। 2 नंबर, मुझे भी आश्चर्य हुआ कौन अपने आप को 2 नंबर कहता है। वो कहते हैं कि गर्व से कहिए कि मैं 2 नंबर हूँ। 2 नंबर कहने का तात्पर्य ये है कि वो इस बात को कहते हैं कि जो मतलब कानून की ज़रूरत नहीं है, जो फालतू कानून है, ऐसे कानून जो थोप दिए गए हैं बिना सोचे समझे, उन सारे कानूनों को तोड़िए, मत मानिए। अपराध के वो बिल्कुल हिमायती नहीं है, कहते हैं कि अगर 2 नंबर तक आप ठीक हैं, जो ही आप 3 नंबर मतलब अपराध आप करते हैं तो आप फिर दोषी हैं। संविधान ने आपको अपराध करने की कोई छूट नहीं दी है, उसके लिए दंड का सजा है, लेकिन आप 2 नंबर का काम करिए और अपने दिमाग को लगा कर होशियारी से बचते रहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप अगर कोई टेस्टर आ जाए आज के समय में, हल्दी का आपका दुकान हो, तो वो निस्संदेह भारत का कोई ऐसा मतलब खाद्य विभाग का आदमी ना होगा जो शुद्ध से शुद्ध हल्दी को अशुद्ध ना बता दे। हवा में लगता है तो इसको ऐसे रखना है, तो उसको वैसे रखना है, और आपको एक मोटा या आपका हो सकता है कंपनी दुकान बंद हो जाए। बचना कैसे है? बचना ऐसे है कि बस आपको ये लिख देना है कि हमारे के यहाँ शुद्ध हल्दी नहीं मिलते, हमारे के यहाँ धोती धोने वाला हल्दी मिलता है। जो पब्लिक आएगी आप उसको बताइए कि मेरे पास शुद्ध हल्दी है, अगर आप इसको खाकर बीमार होते हैं तो आप मुझे बताइएगा। लेकिन कानून अगर कहेगा कि भाई आपके हल्दी में गलती है, तो हम कहेंगे कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं खाने को कहाँ बेच रहा हूँ, मैं तो इसको धोती रंगने के लिए बेच रहा हूँ।
तो इस ढंग की बात को आप कानून को कानूनी तरीके से कैसे बच सकते हैं, इसकी बात वो बताते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर इसके आगे मैं परिचय उनके बारे में और डिटेल से आपके सामने दूँगा। नमस्कार।